हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रितेश और आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल रितेश ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं यहाँ पे कक्षा 6 का जो आपका भूगोल वाला जो बुक है, किताब है, उसका 5वां चैप्टर। 4 चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट। नहीं देखे हैं तो आप लोग रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाइएगा। NCERT क्लास 6 जियोग्राफी भूगोल वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा। चारों चैप्टर पढ़ा चुका हूँ अच्छे से। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 5वां अध्याय, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। एक एक पॉइंट यहाँ पे मैं आप लोगों को, मेरा पढ़ाने का यही तरीका है कि एक एक पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, उसका मतलब समझाता हूँ, जिससे आप अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसका कोई भी पार्ट ना छूटे। ठीक है। और आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है, अगर इसके अलावा आपको कोई चैप्टर पढ़ना है किसी भी क्लास का, सिर्फ क्लास 6 का नहीं, किसी भी क्लास का, NCERT का और किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। 1 से 2 दिन के अंदर, जिस दिन आप कमेंट करेंगे उसके 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों को मैं रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो वीडियो बना के पढ़ा दूँगा। सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना है, इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबा के रखिए। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम। पहला यहाँ पे 5वां चैप्टर आपका क्लास 6 भूगोल का, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व, चाहे वो भूमि हो, जल हो तथा हवा, पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन है संभव। आप सभी को पता है जीव जंतु यहीं पे रह सकते हैं, पृथ्वी पे ही। क्यों? क्योंकि जीव जंतुओं के रहने योग्य जो जो चीज़ें चाहिए होंगी, चाहे वो हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे मिट्टी हो, सभी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम चलते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैसीय परतें जो पृथ्वी के चारों ओर घेरे हुए हैं उनको वायुमंडल कहा जाता है, जैसे ऑक्सीजन हो गए, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहते हैं। तो 3 मंडल हैं यहाँ पे, तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। भूमंडल, पृथ्वी जिस पर हम चलते हैं, हमारे चारों तरफ जो वायु है, हवा पानी है, हवा है, वो वायुमंडल है। और जो हमारे चारों तरफ यहाँ पे जल है, चाहे वो सागरों में हो गया, झीलों में हो गया, तालाबों में हो गया, सारी चीज़ें वो जलमंडल कहलाता है। तो एक एक चीज़ को हमको पढ़ना है यहाँ पे। और अगर इन तीनों को, जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं, जैसे आपका बर्फ़ हो गया, जलवाष्प हो गया जो पानी के रूप में गिरता है फिर धरती पे, इन सभी को सम्मिलित किया जाता है। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए समझाऊँ आपको, ये हो गया आपका जलमंडल, ये आपका हो गया वायुमंडल, ये आपका हो गया स्थलमंडल। तो जो ये तीनों का मिला हुआ भाग है ना बीच का, इसको ही कहते हैं हम यहाँ पे जीवमंडल। याद रखिएगा इस चीज़ को। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं भूमंडल के बारे में। भूमंडल क्या है? पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपरपटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। यानी कि जो भूमंडल है ये हमारी जो, जिस पे हम पृथ्वी पे चलते हैं, ऊपर का हिस्सा सबसे ऊपरपटी की चट्टानों, जो भी यहाँ पे चट्टानें हैं, पर्वत है, पहाड़ है तथा जो मिट्टी की परत है, उनको मिला के यहाँ पे बना है ये, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। जो पृथ्वी का स्थल भाग है उसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला, जो बड़े बड़े स्थल हैं, जो स्थलीय भूभाग हैं जिस पे हम लोग रहते हैं, उसको महाद्वीप कहते हैं। और जो दूसरा बचा हुआ भाग है जो जलाशयों से भरा हुआ है, उसको हम महासागरीय बेसिन कहते हैं। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। अभी आगे मैं फिगर दिखाऊंगा। विश्व के मानचित्र को देखेंगे, क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, सभी स्थलीय भाग एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए हैं। समुद्री जल का
तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। जो भी समुद्र का सबसे नीचे का हिस्सा होता है तल, उसको शून्य माना जाता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे ही ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे उसकी ऊंचाई को मापा जाता है समुद्र के तल से। कहीं कहीं आप जाते होंगे जैसे ट्रेन से, तो देखते होंगे कि उस स्टेशन पे लिखा है समुद्र से ऊंचाई इतना मीटर, इस तरीके से लिखा रहता है ना। अब इस फिगर को आप अपनी बुक में देखिएगा अच्छे से, थोड़ा सा बड़ा है। देखिए यहाँ पे देखेंगे इस साइड ये आपका प्रशांत महासागर है, यह आपका अटलांटिक महासागर से देखिए जुड़ा हुआ है। इसके बाद बात की जाए इधर अटलांटिक महासागर आपका, तो अटलांटिक महासागर आपका हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है, दक्षिणी महासागर से जुड़ा हुआ है, आर्कटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि, और इधर फिर से प्रशांत महासागर आ गया है इस साइड, क्योंकि पृथ्वी गोल है तो उसका दूसरा हिस्सा फिर इधर आ गया। तो आप कह सकते हैं जो महासागर एक दूसरे से जुड़े हैं। लेकिन अब ये बताइए, अगर मैं यहाँ पे कहूँ महाद्वीप, तो ये देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप किसी से जुड़ा हुआ है, चारों तरफ इसके समुद्र है, तो ये किसी से नहीं जुड़ा है। मान लीजिए एशिया और यूरोप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपका दक्षिणी अमेरिका हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, ये बाकी महाद्वीपों से अलग है। तो इस फिगर को आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त है, मैरियाना ट्रेंच कहते हैं इसको, जिसकी गहराई आप समझिए कि जो आपका माउंट एवरेस्ट है उससे भी गहरा है। वो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर, अब 50 हो गई है, क्योंकि आप सभी को पता है ये आपका माउंट एवरेस्ट अभी नया पर्वत है, तो इसकी ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है थोड़ा थोड़ा। तो कहीं कहीं भी आप एग्जैक्ट देखेंगे तो 8,850 मीटर दिखेगा, लेकिन मान लीजिए 8,848 मीटर, फिर भी आप देखिए कि जो मैरियाना गर्त है उसकी ऊंचाई देखिए, गहराई 11,022 मीटर। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से कितनी अधिक भी हो सकती है? ठीक है, अब देखिए आते हैं महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। महाद्वीप कौन कौन से हैं? पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं, जो अभी मैंने दिखाया, जैसे ऑस्ट्रेलिया अलग है, यूरोप अलग है, एशिया है, दक्षिणी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है, अफ्रीका है। तो इसी तरीके से यहाँ पे महाद्वीपों को पृथ्वी पर 7 भागों में बांटा गया है। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप देखिए, नाम याद रखिएगा 7 महाद्वीप का: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अंटार्कटिका बहुत लोग भूलते हैं, इसलिए याद रखिएगा, 7वां है अंटार्कटिका। विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ऊपर वाला जो मानचित्र दिखा है उसको देखिए एक बार फिर से, तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का वह बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। समझ रहे हैं? पृथ्वी को देखिए, दिखाई देता हूँ आपको। यह आपका विषुवत रेखा है जो पृथ्वी की हाफ डिवाइड करता है रेखा, ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव उत्तरी उसमें। तो इस जो स्थल है ना वो उत्तरी क्षेत्र में ज़्यादा है। यही यहाँ पे बताया गया है आपको कि जो स्थल का बहुत बड़ा भाग है वो उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। अब आते हैं हम सबसे पहले महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं, एशिया महाद्वीप। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसमें भारत है अपना। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा एवं महाद्वीप से होकर गुजरती है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत, जो इसे यूरोप से अलग करता है, यानी कि जो यूरोप और एशिया के बीच का डिवाइडर है वो यूराल पर्वत है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहते हैं। यूरोप से यू लिया गया, एशिया से रेशिया लिया गया, तो यूरोप और एशिया को मिला के यूरेशिया कहा जाता है। दूसरा आपका यहाँ पे है महाद्वीप यूरोप। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र में को देखिए इस एवं इसकी स्थिति पता लगाइए। जैसे यहाँ पे दिखाई देता हूँ आपको, देखिए ये यूराल पर्वत है जो यूरोप और एशिया को अलग कर रहा है। यहाँ से कलर चेंज कर लो तब आपको दिखेगा सही से, ठीक है। ये यूराल पर्वत है। इसके बाद देखिए ये एशिया है अपना, जिसके बारे में अभी मैंने बताया। हिमालय पर्वत यहाँ पे है भारत के ऊपर क्षेत्र में, और ये है यूरोप। देखेंगे ये जो है इस साइड से पानी से घिरा है,
इस साइड से पानी से घिरा है, इस साइड से पानी से घिरा है। तो यही बताया गया है कि 3 तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है यूरोप। अब आता है यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब चित्र देखेंगे तो आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। यही एक ऐसा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप जिससे आपका भूमध्य रेखा भी जाती है, जिसको विषुवत रेखा कहते हैं, कर्क रेखा भी और मकर रेखा भी। तभी आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे अफ्रीका ऐसा देश है जहाँ पे ब्लैक जो प्रजाति के लोग होते हैं, काले लोग होते हैं और गोरे लोग होते हैं, सभी वहाँ पे पाए जाते हैं। क्योंकि ये जो चीज़ें होती है वो विषुवत रेखा से बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रभावित होती हैं। जो जितने भी देश विषुवत रेखा के पास वाले हैं वहाँ पे काले लोग पाए जाते हैं, और विषुवत रेखा से जैसे ही दूर बढ़ेंगे आप, चाहे वो भूमध्य रेखा इधर बढ़ेगी कर्क रेखा की तरफ, चाहे वो आप बढ़िए मकर रेखा के ऊपर, तो उधर धीरे धीरे देखेंगे कि गोरे लोग पाए जाएंगे। तो अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे तीनों रेखाएं पाई जाती हैं, भूमध्य रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा। ठीक है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। विश्व मानचित्र में इसको देखिए, आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, जो कि अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा वृत्त इससे किन भागों से होकर गुजरती है। आप दिखाई देता हूँ फिर से आपको, देखिए फिगर, देखिए ये अफ्रीका है आपका, ये अफ्रीका है पूरा। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये आपका मकर रेखा है नीचे वाला, विषुवत रेखा यहाँ पे जा रही है और ऊपर कर्क रेखा जा रही है। तो तीनों देखेंगे कि आपका अफ्रीका महाद्वीप से जा रही है। नील नदी यहाँ से आपकी बहती 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 यहाँ पे चली जाती है, भूमध्य सागर में मिल जाती है। ठीक है। और सहारा का मरुस्थल इस क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसको आप देख के पढ़ लीजिएगा अच्छे से अपने बुक में। अब अफ्रीका के बाद आता है उत्तर अमेरिका महाद्वीप। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। दिखाता हूँ अभी पनामा जल संधि को भी। कहा जाता है कि महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन 3 महासागरों के नाम बता सकते हैं? तो बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पे जब मैं फिगर दिखाया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था एक प्रशांत महासागर। देखिए ये प्रशांत महासागर है इस साइड, ये उत्तरी अमेरिका की बात हो रही है ना, तो ये प्रशांत महासागर इस साइड, ये इधर अटलांटिक महासागर। ठीक है। और ऊपर की तरफ देखेंगे आप तो आर्कटिक महासागर, ऊपर देखेंगे तो 3 तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है उत्तरी अमेरिका। अब आता है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर हैं? पूर्व में आपको पता है कि अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। ठीक है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है ना वो ऐसे फैली हुई है, उत्तर से दक्षिण की तरफ, इधर से ऐसे। दक्षिण अमेरिका के में विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वो लंबी नदी थी नील नदी, ये सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। इसमें पानी बड़ी मतलब द्रव्यमान में सबसे ज़्यादा है, पानी सबसे ज़्यादा इसमें। अब अगला आता है यहाँ पे हमारा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों एवं समुद्रों से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है ना उसके द्वीप सबसे ज़्यादा हैं, इसलिए उसको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अब हम अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में देखते हैं। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है, यानी कि जो दक्षिणी ध्रुव है वो अंटार्कटिका में ही स्थित है, उसके बीच में स्थित है। चूँकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ़ की परतों से ढका होता है। क्यों ढका होता है? क्योंकि आपको सभी को पता है कि
जितना भी आप गोलार्ध की तरफ जाएंगे, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध हो चाहे वो दक्षिणी गोलार्ध हो, वहाँ पे सूर्य का प्रकाश बहुत कम पहुँचता है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादातर टाइम साल के हमेशा वो बर्फ़ से ढके रहते हैं। ठीक है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं करता। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध केंद्र यहाँ पे हैं। उन शोध केंद्रों के बारे में अगर मैं बताऊँ तो उस शोध केंद्र का नाम है मैत्री और भारती। ये नाम याद रख लीजिएगा, पूछ लेगा डायरेक्ट आपसे एग्जाम में कि भारत का जो शोध केंद्र है दक्षिणी ध्रुव में, अंटार्कटिका महाद्वीप में, उसका क्या नाम है, तो मैत्री और भारती। अब आपका हो गया स्थलमंडल खत्म। अब आपका दूसरा मंडल आता है जलमंडल। जलमंडल के बारे में अगर बात किया जाए तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, ये आप लोगों को पता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जो भी हम लोगों ने पढ़ा 7 महाद्वीपों के बारे में, वो सिर्फ 29% भाग है। 71% भाग जो है वो पूरा पानी से ढका हुआ है। जलमंडल में जल के साथ सभी रूप उपस्थित है। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूगत जल तथा वायुमंडल में जो जल वाष्प है जो वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरता है वापस, तो वो सभी मिला के यहाँ पे हम 71% की बात कर रहे हैं। पृथ्वी पर जो पाया जाता है हमारे आसपास जो जल है, चाहे वो समुद्र का हो चाहे वो आपका महासागरों का हो, उसमें से सिर्फ 97% से भी ज़्यादा जो भाग है पानी का वो महासागरों में स्थित है। और आप सभी को पता है कि महासागरों का जो पानी होता है वो खारा होता है, तो वो पीने योग्य नहीं है। यही यहाँ पे देखिए इस पाई चार्ट से दिखाया गया है। यहाँ पे जल का महासागर में 97.5% है और अलवण जल जो हम पीते हैं मीठा पानी, वो सिर्फ पृथ्वी पे 2.5% है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे जो अभी 7 महाद्वीप देखा हमने, उसको इस बॉक्स के रूप में दिखाया गया है कि सबसे ऊपर यहाँ पे आपका एशिया महाद्वीप है, इसी से मिल के आपका यूरोप है, यहाँ से एक क्षेत्र से मिला हुआ अफ्रीका है, यहाँ नीचे की तरफ आपका ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे आपका उत्तरी अमेरिका है और नीचे आपका दक्षिणी अमेरिका है। इसको आप इस तरीके से देख के समझ सकते हैं। बाकी नीचे आप देखेंगे तो अंटार्कटिका जो अभी आपको बताया कि दक्षिणी ध्रुव पे है, दक्षिणी ध्रुव इसके मध्य पे है, तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप पूर्ण रूप से आपका दक्षिणी ध्रुव में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अब आगे यहाँ पे देखिए, मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। सभी जाहिर सी बात है, जो समुद्र का महासागर का जल है जो 97% है वो खारा है, जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में कोई काम नहीं आएगा। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ़ की परतों में एवं हिम नदियों तथा भूगत जल के रूप में पाया जाता है, यानी कि उसमें से भी 2.5% में से भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ग्लेशियर्स में है पानी, आपका पृथ्वी के अंदर है। तो हमारे जो जल का बहुत कम भाग जो है, जो अलवण जल है के रूप में यहाँ पे उपस्थित है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। आप खुद सोचिए कि पृथ्वी पे कितना जल है, और हम लोग जो पीते हैं, जो अपना खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, नहाने के लिए यूज करते हैं, वो कितना कम प्रतिशत भाग है, फिर भी हम उसका दुरुपयोग करते हैं। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। अब नेक्स्ट है आपका महासागर। जलमंडल स्टार्ट किया, महासागर में सबसे ज़्यादा पानी है, और तो महासागर को सबसे पहले हमको पढ़ना ही पड़ेगा। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियाँ हैं। कौन कौन सी गतियाँ हैं? बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः महासागर 5 यहाँ पे मुख्य रूप से हैं। 5 महासागर हैं, प्रमुख हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। ये 5 महासागरों के नाम याद रखिएगा आप लोग। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर, इंडियन ओशन जिसको कहते हैं, उसके बाद है आपका दक्षिणी महासागर, दक्षिण में स्थित है ये, और उसके बाद है लास्ट में आपका आर्कटिक महासागर। अब देखिए यहाँ पे आगे देखते हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा जो समुद्र महासागर के नीचे गड्ढा कह सकते हैं एक रूप से, वो है आपका मैरियाना गर्त, मैरियाना ट्रेंच कहते हैं, वो प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है।
सभी जो महासागर है उसका कभी कभी आपसे आकार पूछ लेता है कि अंग्रेजी के किस अक्षर के आकार का वो महासागर है। ठीक है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया तथा उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। तो आप फिगर में आप लोग देख के लगा सकते हैं पता उसका। अब दूसरा यहाँ पे अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी के यस अक्षर के समान है। पहला वाला कैसा था, जो प्रशांत महासागर था वो ओ के समान था, यही है ना। यहाँ पे देखिए प्रशांत महासागर वृत्ताकार है, तो अंग्रेजी के वृत्ताकार मतलब ओ आकार का, शून्य के आकार का। लेकिन अटलांटिक महासागर जो है वो यस आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका स्थित है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है, यानी कि सपाट नहीं है। यह अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है, और ये हिंद महासागर आप खुद बता सकते हैं किस देश के नाम पे पड़ा है। तो भारत का जो हिंदुस्तान नाम है इसके नाम पे हिंद महासागर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से उसको घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तथा पर वहाँ तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर के से छिछले जल वाले एक संकरे भार से जुड़ा हुआ है जिसे बेरिंग जलसंधि कहा जाता है। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि बेरिंग जलसंधि किस और किस महासागर के बीच में है। तो बेरिंग जलसंधि आपका आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। अब जलमंडल भी आपने पढ़ लिया। अब आपका आता है वायुमंडल। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहते हैं। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस ले सकते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को इसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए पहले क्षोभमंडल आता है, सबसे नीचे वाली परत है। उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद आपका बहिर्मंडल। इस फिगर से आप देख सकते हैं सबसे नीचे आपका यहाँ पे है जहाँ पे क्षोभमंडल है, फिर इसके बाद समताप मंडल है, फिर इसके ऊपर आपका मध्य मंडल है, उसके ऊपर आपका आयन मंडल है और सबसे ऊपर आपका बहिर्मंडल है जहाँ पे आपकी सैटेलाइट वगैरह छोड़ी जाती हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है, यानी कि 99% भाग आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% है, इसमें 99% जो है उसमें भी आपका 78% नाइट्रोजन है और 21% भाग सिर्फ ऑक्सीजन है। बाकी जो 1% है उसमें बाकी की गैसें हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आर्गन हो गया, ये 1% भाग में बाकी की गैसें हैं। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। जो पेड़ पौधे बढ़ते हैं वो नाइट्रोजन लेके ही बढ़ते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। पौधे आपको पता है श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो उनके लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं यह तेज़ी से घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। जैसे हम यहाँ पे देख लीजिए, ये दिख रहा है आपको जलमंडल, स्थलमंडल, सारी चीज़ें, वायुमंडल। जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। जहाँ पे पृथ्वी का ऊंचाई होगी वहाँ पे कम होगा, जहाँ पे समुद्र होगा वहाँ पे ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ गड्ढा ज़्यादा होगा।
कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दबाव महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। अब लास्ट है आपका जीवमंडल। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल के मिश्रण को जहाँ पे ये मिलते हैं उसको जीवमंडल कहते हैं। जीवमंडल स्थलमंडल, जलमंडल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है, जहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे के से तथा जीवमंडल से जुड़े रहते हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जाता है। पृथ्वी के ये तीन परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढालू भाग पर मिट्टी का कटाव तेज़ी से होने लगता है। इस प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह से में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उसका जल मानव के इस्तेमाल लायक नहीं रह जाता। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों एवं तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होगी क्योंकि वो अवशोषित करता है यहाँ की उष्मा को। जो सूर्य का प्रकाश आता है जब वापस वायुमंडल से जाने लगता है पृथ्वी से, तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा वो उसको अवशोषित कर लेगा। इसलिए यहाँ पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। इसे वायुमंडलीय ताप कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। तो ये हो गया कंप्लीट। अब अभ्यास के क्वेश्चन आप सभी को पता है, मैं कल से 102 दिन के अंदर आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा। जितने भी इसके क्वेश्चन आंसर आए हैं, पाठगत प्रश्न, अभ्यास के प्रश्न, सारे क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को करा दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा आपको कोई चैप्टर पढ़ना है किसी भी विषय का तो आप लोग उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। मैं 1 से 2 दिन के अंदर वो वीडियो आपको बना के रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचा दूंगा। और आपका एक छोटा सा काम है, रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और बेल आइकन दबा के रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।